नमस्कार, स्वागत है आपका फिबाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास, और बाल विकास में भी अपन क्या पढ़ रहे थे, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। और प्रमुख सिद्धांतों में कल अपनों ने शुरू किया था मनोसामाजिक सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया है, एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं उस सिद्धांत को। तो बाल विकास की इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास से संबंधित सिद्धांत, और सिद्धांतों में अपन किसको पढ़ रहे थे, मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत जो किसका दिया गया है, एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया सिद्धांत है, एरिक एरिक्सन। अपनों ने बात की कल इस सिद्धांत में, तो मुख्य जो तत्व है उन पर अपन फिर से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो एरिक एरिक्सन फ्रायड से प्रभावित थे और फ्रायड के समर्थक भी थे, परंतु इन्होंने फ्रायड की लिबिडो संबंधी अवधारणा को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने लिबिडो को स्वीकार नहीं किया, और साथ साथ इन्होंने जो बाल विकास, इन्होंने लिबिडो को स्वीकार नहीं किया, और इसके साथ साथ इन्होंने जो बाल विकास है उसको जीवन पर्यंत बताया। जीवन पर्यंत, या फिर अपन यूं कह सकते हैं आजीवन बताया। आजीवन बताया अर्थात जहां पर फ्रायड ने यूं कहा कि किशोरावस्था तक बालक अपना संपूर्ण विकास कर लेता है, यहां पर इन्होंने यूं कहा कि बाल विकास आजीवन चलता है। अर्थात एक व्यक्ति अपनी प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में भी सीखता है, इसलिए वह जीवन पर्यंत सीखता है, इसलिए इसे जीवन अवधि सिद्धांत भी कहा जाता है। ये लीजिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत। जीवन अवधि विकास सिद्धांत आ जाए, चाहे जीवन अवधि सीधा आ जाए, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, एरिक एरिक्सन द्वारा। क्यों? क्योंकि मनोसामाजिक सिद्धांत का ही दूसरा नाम क्या कहा जाता है, जीवन अवधि सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने संपूर्ण जीवन की अवधि को 8 अवस्थाओं में विभक्त करते हुए और पूरा विश्लेषण किया, इसलिए इसे जीवन अवधि का सिद्धांत कहा जाता है। और इन्होंने 8 अवस्थाओं में बालक के विकास को मन और समाज दोनों प्रभावित करते हैं, इसलिए इसको मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने एक प्रत्यय की खोज की थी। प्रत्यय मतलब एक अवधारणा की खोज की थी। वो कौन सी थी? अहम समाकलन प्रत्यय। वो कौन सा प्रत्यय था? अहम समाकलन का प्रत्यय। सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है कि अहम समाकलन का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो अहम समाकलन का प्रत्यय एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया। ये है क्या अहम समाकलन? तो ये है आदर्शों के साथ या आदर्शों का तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण ही क्या कहलाता है? अहम समाकलन कहलाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि अहम समाकलन नामक प्रत्यय की खोज किसने की, तो एरिक एरिक्सन ने की। और इन्होंने इसके तहत बताया कि व्यक्ति अपने आदर्शों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। कैसे? क्योंकि समाज में रहते हुए उसे अपने बहुत से स्वार्थों को त्यागना पड़ता है समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अहम समाकलन का सिद्धांत या अहम समाकलन का प्रत्यय कहते हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात। साथ साथ अपनों ने यूं देखा कि भी लिबिडो को स्वीकार इन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि लिबिडो के जगह तो इन्होंने मनोसामाजिक स्थिति को स्वीकार कर लिया। और बाल विकास जो है वो फ्रायड ने कहा था किशोरावस्था तक, परंतु इन्होंने कहा कि मात्र किशोरावस्था तक ही नहीं, वे किशोरावस्था तक ही नहीं, ये कहां तक जाता है? जीवन पर्यंत या आजीवन चलता है। तो इन दोनों में अलग होने के कारण ये फ्रायड के समर्थक थे, परंतु इन दोनों ही चीजों में अलग होने के कारण इन्हें नव फ्रायडवादी कहा। नव फ्रायडवादी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि फ्रायड के सिद्धांत का ही इन्होंने नवीनीकरण कर दिया।
क्योंकि कुछ चीजें इन्होंने और जोड़ दी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बाल विकास से संबंधित नव फ्रायडवादी सिद्धांत कौन सा है, तो मनोसामाजिक नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, तो एरिक इरिक्सन। और एरिक इरिक्सन के सिद्धांत की समर्थक यदि अपन देखें तो फ्रायड की ही बेटी अन्ना फ्रायड जो है वो इसकी समर्थक थी। ये तो है कुछ महत्व तत्व या कुछ महत्व पूर्ण तथ्य जो अपनों ने पिछली क्लास में भी बात की थी, परंतु यहां पर अपनों ने इसको दोबारा देखा है। अब अपन बात करते हैं कि इन्होंने है वो कुल 8 अवस्थाएं बताई थी। अब 8 अवस्थाओं को कल अपनों ने वैसे तो देख लिया था, और जिसने भी जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, नई क्लास देख रहे हैं, तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको इसका सिद्धांत या इसकी पूरी की पूरी अवस्थाएं आयु के अनुसार बताई गई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहां पर अपन संक्षिप्त परिचय देखेंगे 8 अवस्थाओं का। पहली अवस्था इन्होंने कौन सी बताई है, विश्वास अविश्वास की अवस्था, अविश्वास की अवस्था बताई है। अवस्था बताई है, ये हम जानते हैं कि 0 से 2 वर्ष है, ठीक है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है स्वतंत्रता संदेह की अवस्था, संदेह की अवस्था, ये दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था इनके द्वारा बताई गई है। तीसरी अवस्था इनकी है आत्मबल या आत्मबोध व अपराध भाव की अवस्था, अपराध भाव की अवस्था, ये इन्होंने बताई है। और चौथी अवस्था की यदि अपन बात करें तो चौथी अवस्था है परिश्रम हीनता की अवस्था। और पांचवी अवस्था की बात करें तो पहचान भूमिका की अवस्था, ये पांचवी अवस्था हो जाती है। ये 0 से 2, ये 3 4, ये 5 6, और इसके बाद 6 से 12 और 12 से 18 या 19 तक की भी कुछ विद्वान मानते हैं। यहां पर अपनों ने 5 अवस्थाएं देखी है। उसके बाद यदि अपन अगली अवस्थाओं को देखें, कुल कितनी अवस्थाएं हैं, 8 अवस्थाएं बताई गई है। अब अपन बात करते हैं इसके आगे की छठी अवस्था। छठी अवस्था की यदि बात करें तो ये है घनिष्ठता अलगाव की अवस्था, घनिष्ठता अलगाव की अवस्था। 7वीं की यदि बात करें तो वो है उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था, निष्क्रियता की अवस्था। और 8वीं अवस्था जिसके बारे में कल अपन अंत में देख रहे थे वो है ईमानदारी और निराशा की अवस्था, निराशा की अवस्था। तो 0 से 2, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 12, 12 से 18 या 19, और फिर 19 से 35, 35 से 55, और ये 55 के बाद की अवस्था है, ठीक है। 55 के बाद की कौन सी अवस्था मानी जाती है, अंत की अवस्था, या इसे अपन वृद्धावस्था कहते हैं। इन्होंने यूं कहा कि एक व्यक्ति संपूर्ण परिपक्व यहां पर जाकर होता है, इसलिए इसे परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। जबकि फ्रायड कह रहे थे किशोरावस्था में बालक परिपक्व हो जाता है, इन्होंने यहां पर जाकर परिपक्वता बताया है। इसी जगह को इन्होंने संपूर्णता बताया है। संपूर्णता क्यों बताया है, क्योंकि यहां पर व्यक्ति को पक्ष व विपक्ष, अच्छाई व बुराई का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। और साथ साथ इसको संपूर्णता की आयु इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर आकर व्यक्ति अपने पीछे के पूरे जीवन का संपूर्ण विश्लेषण भी करता है, और संपूर्ण विश्लेषण करता हुआ और वो देखता है कि मैंने मेरे जीवन में क्या किया। यदि उसने जीवन में अपने सभी उद्देश्यों को पूरा कर लिया तो वह ईमानदारी के साथ आशान्वित अंतिम जो आयु है वो गुजार लेगा।
यदि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया तो वह आगे जाकर निराशा में आ जाएगा और निराशा के कारण वह कुंठित ही रहेगा। तो यहाँ पर यदि वृद्धावस्था आपको अच्छी बनानी है तो आप क्या अच्छे अच्छे कार्य करिए और हर एक अवस्था में सकारात्मक पक्ष को लेकर चलिए। अब इन अवस्थाओं से संबंधित देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, यानी विश्वास भी होता है, अविश्वास भी होता है इसमें। हालांकि इस अवस्था में बालक मां पर ज्यादा डिपेंड रहता है, बाद में वो उसका क्षेत्र बदल जाता है, अलग अलग क्षेत्र उसके हो जाते हैं। स्वतंत्रता और संदेह, प्रत्येक अवस्था में एक सकारात्मक बात है और एक नकारात्मक बात है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रत्येक अवस्था में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की स्थितियां बताई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये जो सकारात्मक व नकारात्मक स्थितियां बताई है, इनमें यदि सकारात्मकता रहती है तो बालक आगे बढ़ता है और यदि नकारात्मकता आ जाती है किसी भी अवस्था में तो उससे आगे का विकास प्रभावित हो जाता है और आगे का विकास रुक जाने के कारण बालक का पूर्ण विकास संभव नहीं होता। ठीक है, तो नकारात्मकता यदि आ गई तो बालक का विकास रुक जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सकारात्मक पक्ष हर अवस्था में आनी चाहिए, यानी इस अवस्था में बालक अपनी मां पर विश्वास करता है तो उसकी मां द्वारा उसके विश्वास को बना रखा जाए। इसमें स्वतंत्रता चाहता है। अब कुछ बालकों को अपनों ने देखा होगा कि 3 से 4 वर्ष की उम्र के बालक होते हैं, खुद से कपड़े पहनने का प्रयास करते हैं। पहनने दीजिए ना, कोशिश करके थक जाए तो वह अपने आप आकर कहेगा कि हाँ मुझे पहना दो, तब आप पहना दीजिए। बीच में रोकने टोकने की कहाँ जरूरत है। तो इसी प्रकार से आत्मबल की अवस्था हो गई, चाहे परिश्रम हो, चाहे पहचान बनाने का प्रयास हो, चाहे किसी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास हो, चाहे उत्पादन करने की क्षमता का विकास हो, चाहे ईमानदारी की, ये तो इन सभी पर ही डिपेंड करती है, इसका कोई विकास नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये जो सकारात्मक पक्ष है ये प्रत्येक अवस्था में बालक के अंदर आने चाहिए। जैसे ही सकारात्मक पक्ष हर अवस्था में बालक प्राप्त करता जाएगा तो वह हमेशा ही आगे बढ़ता रहेगा, उसका निरंतर विकास होता रहेगा। पहली बात तो इन अवस्थाओं से संबंधित ये। दूसरी बात ये कि अगर नकारात्मकता आ गई तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई नकारात्मकता आने के बाद बालक का विकास रुक जाएगा, यानी अवस्थाओं में संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी और इसी संकट को इन्होंने नाम क्या दिया, मनोसामाजिक संकट नाम दिया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर विकास हो रहा है तो भी मनोसामाजिक विकास हो रहा है, अगर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो भी मनोसामाजिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि इसके सिद्धांत का नाम भी मनोसामाजिक है। क्योंकि ये जो संकट उत्पन्न होगा, चाहे इस प्रकार का हो चाहे इस प्रकार का हो, ये जो संकट होगा ये मन और समाज से संबंधित होने के कारण इसे मनोसामाजिक संकट कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे और इसको इसलिए भी ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि कभी कभार सीधा यूं पूछ लिया जाता है कि मनोसामाजिक संकट का विचार किसका है या मनोसामाजिक संकट की अवधारणा किसने दी। तो मनोसामाजिक संकट मनोसामाजिक सिद्धांत पर ही आधारित है। यदि अवस्थागत नकारात्मकता आई तो मनोसामाजिक संकट की उत्पत्ति हुई। ठीक है, यहां पर इन्होंने सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत कहा। यदि सकारात्मक विकास हो रहा है तो भी उसको मनोसामाजिक विकास कहा और यदि संकट उत्पन्न हो रहा है तो भी मनोसामाजिक संकट कहा। ये चीजें अवस्थाओं से संबंधित विशेष ध्यान रखने योग्य है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी अवस्थाओं का। उसके बाद एरिक एरिक्सन द्वारा एक चीज और बताई गई है जो सभी अवस्थाओं में निहित रहती है, उसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर एरिक एरिक्सन ने सबसे महत्वपूर्ण और बात कौन सी है जो बताई है उसको अपन देखते हैं। इन्होंने सभी अवस्थाओं में 3R की निहितार्थता मानी है। 3R इन्होंने यूं कहा कि सभी अवस्थाओं में
सभी अवस्थाओं में 3R होते हैं या निहित होते हैं। अब 3R क्या होते हैं? देखिए, इनका यदि हिंदी नाम देखें तो है कर्म कांडता, पहला। दूसरा कर्म कांड, और तीसरा कर्म कांडवाद। इन तीनों की कल्पना इन्होंने की है। देखिए, यदि आर की बात करें तो आर का मतलब होता है रिचुअलाइजेशन। रिचुअलाइजेशन, अब ये रिचुअलाइज हो जाएगा, ये रिचुअलाइजेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर तीनों में ही आर आने के कारण, रिचुअलाइजेशन की व्यवस्था होने के कारण इसे 3R नाम इन्होंने दिया है, ठीक है। कर्म कांडता क्या है? ये कहते हैं कि मनुष्य हर एक अवस्था में किसी न किसी कर्म कांड का हिस्सा रहता है। कर्म कांड का मतलब क्या होता है? दिखावे की प्रवृत्ति होना, ठीक है। सीधी की सीधी बात, अपन कर्म कांड किसे कहते हैं? दिखावे की प्रवृत्ति या दिखावे की स्थिति को कहते हैं। तो रिचुअलाइजेशन क्या होता है? देखिए, इसमें ये होता है कि कर्म कांड के कारण हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वज या पूर्वजों का अनुकरण कह दें, पूर्वजों का अनुकरण किस संबंध में? सांस्कृतिक संबंध में, सांस्कृतिक क्षेत्र में। ये क्या कहलाती है? कर्म कांडता। देखिए, बहुत से लोग हैं वो न चाहते हुए भी पूर्वज जो कर रहे हैं उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है, वो उसकी माँ घूंघट लगाती है तो वो भी आगे जाकर ससुराल में घूंघट लगाती है। हालांकि घूंघट लगाना आजकल जो लड़कियां हैं उनको पसंद नहीं है, फिर भी वो लगाती है। क्यों? क्योंकि वो पूर्वजों का अनुकरण कर रही है। तो बहुत से ऐसे रीति रिवाजों को हम सिर्फ और सिर्फ पूर्वजों का अनुकरण करते हुए निभाते हैं। तो वो क्या होता है? वो क्या होती है? कर्म कांडता होती है। किसके अनुसार? एरिक एरिक्सन के अनुसार। यदि कर्म कांड की बात करें तो कर्म कांड में ये होता है कि जो व्यक्ति होता है वो व्यवहार की आवृत्ति करता है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव, ठीक है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव। इसका मतलब ये हुआ कि भाई बालक है वो इस समय पूर्वजों की क्रियाओं से और कोई न कोई व्यवहार करता है और फिर उन पूर्वजों का अनुकरण करते हुए उस व्यवहार का दोहराव करता है। ये दोनों ही प्रकार का होता है, सकारात्मक व नकारात्मक। ये भी कर्म कांड है एक प्रकार का। कैसे? कि मान लीजिए अपनों ने कोई गलत कर दिया, कोई भी गलत काम कर दिया, तो अपन क्या करते हैं? फिर उसके पक्ष में बार बार बातें करते हैं, बार बार उसका दोहराव करते हैं। वो भी क्या है? कर्म कांड है। या फिर अपन सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, झूठ बोलना। व्यक्ति पूर्वजों के सामने अच्छा बनने के लिए कि वो उनका अनुकरण कर रहा है, इसके लिए काफी जगह काफी बार वो झूठ भी बोलता है। तो इसलिए कर्म कांडता तो क्या होगी? पूर्वजों का अनुकरण करता है वो सीधा का सीधा। जिस प्रकार से रीति रिवाजों को पूर्वजों ने निभाया वैसे का वैसे वो भी निभा रहा है। ये हो गई कर्म कांडता। कर्म कांड क्या होता है कि अपन चाहे कैसे भी करें, इस प्रकार के व्यवहार का दोहराव करते हैं ताकि हमारे पूर्वज प्रसन्न रहे, चाहे हम बार बार झूठी क्यों न बोल रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा? कर्मकांड। और कर्मकांडवाद क्या है? देखिए, कर्मकांडता कौन सी? ये अनुकरण में
यदि विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न होता है, तो उस समय बालक क्या करता है, स्वयं पर ध्यान देता है, स्वयं पर ध्यान देने लगता है, दूसरों की अवमानना करने लग जाता है। यहां पर कौन सा हो गया, कर्मकांडवाद। यानी वह क्या कर रहा है कि पूर्वजों की सभी रीति रिवाजों का अनुकरण कर रहा है। मान लीजिए कि कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, कोई विकार का मतलब होता है कि उसे कोई बदलाव करना है या वो उन चीजों से असंतुष्ट है, तो फिर वो क्या करेगा, अपने ऊपर ध्यान देगा, अपनी रुचि के अनुसार उनमें परिवर्तन करना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए कि मृत्यु भोज है। प्राचीन काल में मृत्यु भोज इतना आवश्यक माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति उसका निर्वाह करता था, और जो गरीब लोग होते थे, जो समर्थ ही नहीं होते थे, वो भी कहीं से पैसा लाकर करते थे। क्यों? क्योंकि तब तक पुण्य नहीं माना जाता था जब तक कहते हैं ना कि अपने पिता के पीछे, अपनी माता के पीछे दानों ही को नहीं खिंडायो, मतलब इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती है। तो ये समाज के लोगों को प्रसन्न करने के लिए, समाज के रीति रिवाज को निभाने के लिए ही व्यक्ति कर रहा था। बाद में ऐसे हुआ कि व्यक्ति जब जागरूक हुआ तो उसे यूं हुआ कि भाई अपन इस परिपाटी को लेकर चल रहे हैं, और इस परिपाटी की वजह से अब जो चला गया वो तो चला गया, वो तो देखने नहीं आता, और इस परिपाटी की वजह से हम उम्र भर परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं से पैसा लेते हैं, फिर उसको चुकाने में लगे रहते हैं। तो इसलिए जैसे ही उसमें विकार उत्पन्न हुआ, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस मृत्यु भोज की प्रथा को त्यागने का प्रयास किया। सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू किया, भाई मेरा परिवार मुझे चलाना है, मैं अगर आज पैसा ले लूंगा तो चुकाऊंगा कहाँ, लोगों के कहने से क्या होता है। यदि वो ऐसी बात कर रहा है तो इसका मतलब वह कर्मकांडवाद है। तो व्यक्ति 3 ही प्रकार के कार्य करता है समाज में। एक तो वो पूर्वजों का अनुकरण करता जाता है, कहीं कहीं वह उनका दोहराव करता है पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, और जब बहुत ज्यादा विकार उत्पन्न हो जाता है तब वह स्वयं पर ध्यान देता है और समाज को छोड़ देता है। कहते हैं ना कि अपना ध्यान रखो, दुनिया जाए भाड़ में। तो इस प्रकार की स्थिति कौन सी हो जाती है, कर्मकांडवाद हो जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो गांव छोड़ जाते हैं, शहर छोड़ जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति होता है कि काम की तलाश में बाहर गया, वहां पर उसे अच्छा काम मिला तो वो अपने पूरे परिवार को लेकर ही वहीं पर विस्थापित हो गया। क्यों हुआ वो? क्योंकि उसने देखा, वैसे तो पूर्वजों की जमीन पर रहना अच्छा माना जाता है, और प्राचीन काल में लोग यूं ही कहते थे, यहां तक कि मृत्यु अवस्था आ जाती थी तब भी लोग यूं कहते थे हम तो आखिर ही नहीं छोड़ेंगे। और आज जैसे ही मनुष्य ने सोचना समझना शुरू किया तो उसने यूं सोचा कि भाई मुझे मेरे जीवन पर ध्यान देना है, तो मुझे मेरे जीवन पर ध्यान देना है तो मुझे यहीं पर रहकर भूखा मरने से अच्छा है कि मैं बाहर जाऊं और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करूं। तो यहाँ पर बालक या व्यक्ति है वो इस प्रकार की विचार रखने लगता है। तो जल्दी से ये स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर कर्मकांडता, कर्मकांड और कर्मकांडवाद, कर्मकांड शब्द एक ही है। यहाँ पर कर्मकांडता तो क्या हो जाती है, उसका अनुसरण। कर्मकांडवाद क्या हो जाता है, कर्मकांडवाद एक विचारधारा हो जाती है। वाद का मतलब ये नहीं है कि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होना, वाद का मतलब होता है एक विचारधारा के रूप में चलना। तो ये फिर बाद में एक विचारधारा चलन में आ जाती है। और इसी के साथ एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया मनोसामाजिक सिद्धांत यहाँ पर पूर्ण होता है। और एरिक एरिक्सन ने जो भी सिद्धांत दिया था वो सभी के सभी या उस सिद्धांत से संबंधित जितने के जितने तथ्य थे वो सारे के सारे अपनों ने यहाँ पर इस क्लास में कंप्लीट किए हैं, जो पिछली क्लास में अपनों ने सिद्धांत शुरू किया था। यहाँ पर मैं एक चीज और बता देती हूँ कि काफी बार यूं पूछ लिया जाता है कि ये विद्वान कहाँ से था। तो फ्राइड का अपनों ने देखा ऑस्ट्रिया के विद्वान थे, और उसके बाद ये जो एरिक एरिक्सन है ये जर्मनी के विद्वान थे, स्पेशली नोट कर लीजिएगा। और अब अपन पढ़ने वाले हैं अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत किसने दिया था, परिपक्वता का सिद्धांत। बाल विकास में परिपक्वता का सिद्धांत अगला अपन पढ़ने जा रहे हैं।
और परिपक्वता का सिद्धांत दिया गया था गेसेल द्वारा, जिनका पूरा नाम है अनरोल्ड गेसेल। ये अमेरिका के विद्वान थे, अमेरिका के विद्वान थे और शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षा शास्त्री थे, साथ साथ मनोवैज्ञानिक थे और ये डॉक्टर भी थे। गेसेल अमेरिका के विद्वान, इनका नाम गेसेल ही मिलता है, परंतु पूरा नाम यदि देख लिया जाए, पूछा जाए तो अनरोल्ड गेसेल इनका पूरा नाम है। परिपक्वता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। क्या कहा था इन्होंने परिपक्वता के बारे में? सबसे पहली बात, ये क्रम से चलेगा। सबसे पहली बात इन्होंने यूं कहा कि बालक के विकास पर आनुवंशिकता व वातावरण दोनों का प्रभाव रहता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है या दोनों का प्रभाव रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, बालक के विकास पर आनुवंशिकता व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, आनुवंशिकता जो बालक के विकास को प्रभावित करती है, का प्रभाव बालक के आंतरिक कारकों पर अधिक रहता है। ये लीजिए, परिपक्वता का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, एनरोल्ड गेसेल अमेरिका द्वारा दिया गया। बालक के विकास पर आनुवंशिकता व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता का प्रभाव कहां पर पड़ता है? उसके आंतरिक कारकों में। और आंतरिक कारकों में इन्होंने किसकी बात कही कि आंतरिक कारकों के रूप में कौन होते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं? तो जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं जो, और अपनों ने जब आनुवंशिकता पढ़ी थी तो जीन्स को अच्छे से डिफाइन भी किया था, अच्छे से समझा था। तो यहां पर इन्होंने यूं कहा है कि भाई आंतरिक कारकों में जीन्स होते हैं जो बालक को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, जो किससे संबंधित होते हैं? आनुवंशिकता से संबंधित होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे और चीजों की। इन्होंने यूं कहा कि बालक पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव रहता है, और दोनों का प्रभाव रहता है तो परिपक्वता कहां आती है? जो इनके सिद्धांत की रीढ़ थी। इन्होंने यूं कहा कि बालक का संपूर्ण विकास ही उसकी परिपक्वता है, परिपक्वता है। इन्होंने यूं कहा कि बालक का संपूर्ण विकास ही क्या है? परिपक्वता है। अब संपूर्ण विकास में अपन यदि शारीरिक विकास की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास में अपनों ने जब विकास के नियम देखे थे तो उस समय अपनों ने एक चीज देखी थी। कौन सी चीज देखी थी? अपनों ने देखा था विकास का क्रम, कि विकास किस क्रम में होता है। तो वहां पर अपनों ने दो चीजें देखी थी। कौन कौन सी? एक तो मस्तकोद्मुखी और एक अपनों ने देखी थी, दूसरी जो देखी थी वो कौन सी? निकट से दूर या निकट दूर का सिद्धांत। ये दो बालक के विकास के क्रम में देखा था।
इन्होंने यूं कहा कि प्रत्येक बालक का विकास निश्चित क्रम में ही होता है, निश्चित क्रम में ही होता है। यानी जो ये नियम है मस्तकोदमुखी, यानी बालक का विकास पहले सिर का होगा, उसके बाद नीचे की ओर होता जाएगा, पहले ऊपर का फिर नीचे की तरफ ऐसे होता जाएगा। साथ साथ निकट व दूर, यानी जैसे ही बालक, मैंने आपको बताया भी था कि मान लीजिए कि ये रीढ़ की हड्डी है, तो यहाँ पर पहले इसका विकास होगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इसके बाद पहले निकट क्षेत्रों का विकास होगा, उसके बाद दूर दूर के क्षेत्रों का विकास होता रहेगा। इन्होंने इसको और अधिक विश्लेषित किया और अधिक विश्लेषित करते हुए इन्होंने बताया कि भाई जो बालक है, बालक या बालक से पहले अपन भ्रूण ले लें, तो भ्रूण की यदि देखें तो कहते हैं कि भ्रूण में सर्वप्रथम हृदय का विकास होता है, हृदय का विकास होता है। और हृदय के बाद किसका होता है? हृदय के बाद होता है, ऊपर लिख देते हैं अपन यहां पर, सबसे पहले हृदय का विकास होगा बालक के, और हृदय के विकास के बाद उसका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका विकास होगा, और तंत्रिका तंत्र के विकास के पश्चात बाहरी अंगों का विकास होगा, पहले कहीं भी नहीं होगा। तो इन्होंने सबसे पहले तो परिपक्वता को परिभाषित किया, किस रूप में किया? संपूर्ण विकास के रूप में। उसके बाद यदि अपन बात करें तो उन्होंने कहा कि विकास निश्चित रूप में होता है, निश्चित क्रम में होता है। कौन सा क्रम रहता है? मस्तकोदमुखी, ऊपर से नीचे और निकट से दूर विकास का निश्चित क्रम है। और इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि सभी बालकों का जो विकास है, बालकों का विकास वो इसी क्रम में होगा, कहीं कोई चेंजमेंट, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। बालकों का विकास है वो इसी मस्तकोदमुखी व निकट दूर के निश्चित क्रम में ही होगा, और कोई भी नियम यहां पर लागू नहीं होगा। हाँ, इन्होंने यूं कहा कि जैसे मान लो मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो उसमें कम ज्यादा हो सकती है, यानी विकास की जो गति है, गतिक्रम जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, यानी उसमें विभेद पाया जा सकता है। परंतु वैसे देखें तो बालक का पहले सिर का ही विकास होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि भाई एक बालक है वो सबसे पहले मस्तिष्क व आंखों पर नियंत्रण स्थापित करता है, आंखों पर नियंत्रण जन्म के पश्चात की बात। अभी अपनों ने भ्रूण की बात की कि भ्रूण के सर्वप्रथम हृदय का विकास होता है, फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और उसके बाद बाहरी अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। बालक का जन्म हो गया, जन्म के बाद वो सबसे पहले नियंत्रण किस पर स्थापित करेगा? मस्तिष्क पर। लगभग 2 महीने का बालक ही अपने सिर पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। वो उल्टा हो जाता है, और उल्टा हो जाता है तो अपने सिर को उठा लेता है, नियंत्रित कर लेता है। और सिर और उसके साथ साथ आंखों, वह पलक झपकाना अपने नियंत्रण में ले लेता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गर्दन का, कंधों का, इस प्रकार से बाद में है वो विकास चलता रहेगा। गर्दन, कंधे, बाहें, जो बाजू है उनका विकास, इस प्रकार से धीरे धीरे नीचे की तरफ विकास चलता रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अपन वेसल द्वारा बताए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की और अन्य महत्वपूर्ण बातों की। हाँ, यहां पर अपनों ने क्या बात की? अपनों ने बात की कि भाई विकास है वो एक निश्चित क्रम में होगा बालक का। तो बालक के विकास को प्रभावित कौन करता है? इन्होंने यूं कहा कि बालक के विकास को वातावरण और आनुवंशिकता ये तो प्रभावित करती ही करती है, साथ साथ बालक के विकास को
समाज व संस्कृति भी विकास को समाज व संस्कृति भी प्रभावित करते हैं। ये बात भी इन्होंने कही कि बालक के विकास को समाज संस्कृति भी प्रभावित करते हैं। कब? दुनिया में आने के बाद, जन्म के पश्चात। इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने यूं कहा कि जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र वो बालक के व्यवहार को निर्देशित भी करता है। बालक के व्यवहार को निर्देशित कौन कर रहा है? तंत्रिका तंत्र। इन्होंने यूं कहा कि भाई हृदय के तुरंत बाद तंत्रिका तंत्र का विकास होता है, और तंत्रिका तंत्र में यूं कहा कि तंत्रिका तंत्र बालक के व्यवहार को निर्देशित करता है, उसके विकास को भी प्रभावित करता है। और यहां तक इन्होंने तंत्रिका तंत्र का महत्व माना कि जैसे जैसे तंत्रिका तंत्र का विकास होगा, जैसे जैसे तंत्रिका तंत्र का विकास होगा, बालक का विकास भी होता रहेगा। और जैसे ही तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित हुआ, बालक का विकास भी पूर्ण हो जाता है। तो यहां पर तंत्रिका तंत्र जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। किसके संबंध में? गैसल के संबंध में। याद रखना, ये चीज पूछी जाने वाली है कि तंत्रिका तंत्र को केंद्र के रूप में किसने माना, या विकास का केंद्र तंत्रिका तंत्र को किसने माना? तो गैसल महोदय ने विकास को तंत्रिका तंत्र माना। ठीक है, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात या बेसिक बातें सिद्धांत की। कौन कौन सी? देखिए, आनुवंशिकता प्रभावित करती है, वातावरण प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र हमारे विकास को प्रभावित करता है, साथ साथ हमारा जो विकास है वो सिर से पैर की ओर, केंद्र से दूर की ओर होता है। ये बेसिक बातें स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि तंत्रिका तंत्र यहां पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे विशिष्ट तथ्यों की। देखिए, गेसल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बाल विकास से संबंधित लगभग 50 वर्षों तक अध्ययन किया। येल एक टेक्निक मानी जाती है, येल, उसके द्वारा इन्होंने बालक के विकास का या बालक के विकास से संबंधित लगभग सभी तत्वों पर इन्होंने 50 वर्षों तक अध्ययन किया। और इन्होंने जो 50 वर्षों तक अध्ययन किया उसमें सबसे पहले और किन किन सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए इन्होंने बालक के विकास को चयन किया या बालक के विकास में जो जो तत्व योगदान देते हैं उनका विश्लेषण किया, तो अपन देखते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने विकास के सिद्धांतों का ही अध्ययन किया। विकास के सिद्धांत जो थे उनका ही इन्होंने अध्ययन किया। जैसे ही इन्होंने विकास का अध्ययन किया तो उसके बाद इन्होंने बालक परिपक्व कब होता है और कैसे होता है और परिपक्वता कहां कहां किस रूप में दिखाई देती है, उन सिद्धांतों का अध्ययन इन्होंने किया। उन पर इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। और जैसे ही इन्होंने परिपक्वता पर कार्य किया या परिपक्वता को विश्लेषित कर लिया, उसके बाद वो परिपक्व होने के बाद उसे आदर्श किस रूप में प्रभावित करते हैं। तो आदर्शों का जो सिद्धांत था
उनको भी इन्होंने अध्ययन किया। यही नहीं रुके ये, आदर्शों के अध्ययन के पश्चात आदर्शों का आपसी जुड़ाव किस रूप में है या व्यक्ति के सभी पक्ष आपस में किस रूप में जुड़े हुए हैं उनका भी अध्ययन किया। उनकी कार्य क्षमताओं का अध्ययन किया और साथ साथ कार्य क्षमताओं के अध्ययन में इन्होंने कार्य क्षमता संबंधी विषमता का भी विश्लेषण किया। कार्य क्षमता संबंधी विश्लेषण करते हुए इन्होंने यूं देखा कि भी प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग है, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने का तरीका अलग है, उसकी क्षमता अलग है। तो फिर इन्होंने व्यक्तिकता का अध्ययन किया। व्यक्तिकता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग अध्ययन किया। और जब प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग अध्ययन किया गया तो उन्होंने देखा कि भी उनकी कार्य क्षमता में भी परिवर्तन है। विभिन्न रूपों में बालक अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, तो इन पर प्रभाव किस चीज का पड़ता है, ये अलग अलग क्यों है। तब इन्होंने बालक के पालन पोषण का भी अध्ययन किया या बालक का जो पालन पोषण था वो किस रूप में था और उसका प्रभाव बालक पर किस प्रकार से पड़ता है, इन सभी चीजों का इन्होंने अध्ययन किया। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो गेसेल है इन्होंने बाल विकास को समझने के लिए लगभग 50 वर्षों तक कार्य किया। किस तकनीक के माध्यम से? येल तकनीक के माध्यम से। और 50 वर्षों तक कार्य किया तो इन्होंने बालक के विभिन्न पक्षों को देखा, बाल विकास से संबंधित सिद्धांतों को देखा, परिपक्वता, आदर्श व आपसी जुड़ाव, इन सभी चीजों का देखते देखते इन्होंने कार्य क्षमता संबंधी जो विषमता थी, व्यक्तिकता थी, बालक का पालन पोषण था, इन सभी चीजों के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक एक का विश्लेषण करते हैं, एक एक में विश्लेषण करते हैं। अब सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि भाई ये जितने भी सिद्धांत हैं उनमें जब बालक परिपक्व हो जाता है तो उसका स्वयं का क्या नियंत्रण रहता है या उसे समाज ही चलायमान करता है, उसे वंशानुक्रम व वातावरण ही चलायमान करता है, या स्वयं अपने आप पर नियंत्रण करते हुए भी अपने विकास की दशा बदल सकता है, दिशा बदल सकता है। तो इसलिए इन्होंने फिर जाके स्व नियंत्रण या समंजन के सिद्धांत का भी अध्ययन करते हुए विश्लेषण किया। विकास के सिद्धांतों में इन्होंने देखा कि भी बालक का जो विकास है वो विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार का होता है। साथ साथ विकास को अनेक तत्व ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते हैं, और इसीलिए इन्होंने वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला केंद्रीय कारक किसको बता दिया था? तंत्र को बता दिया था। ये बात इन्होंने यहां से ली। परिपक्व का सिद्धांत इन्होंने यूं कहा कि जब तंत्रिका तंत्र भी पूर्ण विकसित हो जाएगा, बालक के मस्तिष्क का, बालक की वृद्धि का पूर्ण विकास हो जाएगा, बालक पूरा विकास कर लेगा, तब वह परिपक्व मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इन्होंने परिपक्वता का सिद्धांत दे दिया और इन्होंने इन सभी तत्वों को परिपक्वता का सहायक भी बताया। उसके बाद आदर्शों का, देखिए कुछ व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं और कुछ व्यक्ति इतने व्यक्तित्व के प्रभावशाली होते हैं कि उनके संपर्क में आने के बाद भी लोग आदर्शों को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे यदि अपन सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक है वो महात्मा बुद्ध से प्रभावित हुए थे और कलिंग विजय के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो इस प्रकार से ये चीजें भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। आपसी जुड़ाव, इन्होंने देखा कि जो बालक के विकास की अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसके बाद कौन सी अवस्था? वृद्धावस्था। इनमें आपस में जुड़ाव किस रूप में है, किस रूप में सभी अवस्थाएं जुड़ी हुई है और किस रूप में ये सभी प्रभावित करती है एक दूसरे को, और इसी आधार पर इन्होंने समाज व संस्कृति को भी प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल किया। उसके बाद कार्य क्षमता,
इन्होंने यूं देखा, व्यक्तिकता का अध्ययन किया, और व्यक्तिकता के अध्ययन में ही व्यक्तिगत विभिन्नता भी आ जाती है। तो उस विभिन्नता के आधार पर इन्होंने देखा कि प्रत्येक बालक की कार्य क्षमता में अंतर है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत जल्दी काम समेटता है, कोई देर से, और वैसे भी कोई व्यक्ति जो है वो शारीरिक श्रम ज्यादा कर सकता है, कोई शारीरिक श्रम नहीं कर सकता, मानसिक श्रम कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने उसमें भी विषमता देखी और उसका भी अध्ययन किया। फिर इन्होंने देखा कि ये चीजें किससे ज्यादा प्रभावित होती है, तो वंशानुक्रम से, वातावरण से, समाज से, संस्कृति से, इनसे तो प्रभावित होता ही होता है। बालक का पोषण भी प्रभावित करता है। अब आपने देखा होगा कि टीवी में ऐड आते हैं, बच्चे को बॉर्नविटा पिलाओ, हॉर्लिक्स दो, और आजकल तो बड़े जो लोग हैं कहते हैं कि 30 से प्लस जो हो जाता है उसको कैल्शियम खाना चाहिए, और पता नहीं क्या क्या, रिवाइटल थकना मना है, आजकल तो वुमेन्स रिवाइटल भी आ चुका है। तो इस प्रकार से अनेक जो चीजें आती है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इन पर ध्यान देता है और इन पर ध्यान देते हुए अपने पोषण स्तर को भी अच्छे से रखता है, साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के पोषण स्तर को भी अच्छे से रखता है, तो वहां पर लोग स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो उनका मानसिक विकास भी उससे प्रभावित होगा, उनका मानसिक विकास भी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, इन चीजों का अध्ययन करते हुए इन्होंने देखा कि भाई बालक है वो कुछ जगहों पर नियंत्रण कर सकता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर वह नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता। और यदि अपन इसमें भी बात करें तो कहते हैं कि किशोरावस्था में या परिपक्वता की ओर जाने के बाद बालक अपने आप पर नियंत्रण ज्यादा स्थापित कर लेता है, बजाय शेषावस्था बाल्यावस्था के। तो इसलिए इसमें भी तंत्रिका तंत्र के विकास का प्रभाव पड़ता है, और इसमें भी बालक की अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। तो ये तो थी किसकी, गेसेल द्वारा बताई गई विभिन्न बातें, यानी उन्होंने अनेक सिद्धांतों का अध्ययन किया और फिर उसके आधार पर इन्होंने बताया। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये जो 11th-12th की किताबें हैं उससे ये सिद्धांत लिया गया है। सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण है, ऑथेंटिक बातें सारी की सारी आपको बताई गई हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। गेसेल के सिद्धांत के बारे में लगभग जो बातें थी उनमें अपनों ने देखा। उसके बाद अपन देखते हैं इन्होंने 2 विशिष्ट बातें बताई है, अपन कह सकते हैं इनके सिद्धांत के विशिष्ट तथ्य। कौन कौन से? पहली यदि अपन बात करें तो पहली है प्रोसिकल इंटरवीविंग। ये इसी नाम से हिंदी में मिलती है और इसी नाम से इंग्लिश में मिलती है, प्रोसिकल इंटरवीविंग। ये क्या है? देखिए, अलग अलग बालक के जो अलग अलग प्रवृत्तियां, या फिर प्रवृत्तियों को भी मैं यूं कहूं कि प्रभावी प्रवृत्तियां, बालक की अलग अलग प्रभावी प्रवृत्तियां जब आपस में संतुलन स्थापित कर लेती है तो उसे इन्होंने क्या कहा है? प्रोसिकल इंटरवीविंग। अलग अलग प्रभावी प्रवृत्तियां हैं बालक की, अलग अलग, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो विशेषताएं हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं। बालक, एक ही बालक की बात हो रही है, अलग अलग बालकों की नहीं। एक ही बालक में अलग अलग विरोधी विशेषताएं हैं, और उन विरोधी विशेषताओं में वो समंजस से स्थापित कर लेता है, और समंजस से स्थापित करके, संतुलित करके, और किसी एक का विकास आगे बढ़ाता है, किसी एक का विकास कर लेता है। नहीं समझे तो इन्हीं के द्वारा दिए गए उदाहरण के माध्यम से इसको अपन समझते हैं। इन्होंने हाथ
हाथ का उपयोग को इस सिद्धांत के उदाहरण स्वरूप बताया। इन्होंने कहा कि भाई छोटा बालक है, आपने देखता होगा, आप बाल्यावस्था के 5 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चे को आप खाना खाने के लिए दीजिए, वो एक बार इस हाथ से खाएगा, एक बार इस हाथ से खाएगा, दोनों हाथों से वो लगा रहेगा, इस हाथ से बाइट करेगा, इस हाथ से जो है वो सब्जी लगाएगा, इस प्रकार से वो दोनों हाथों को प्रयोग करता है। धीरे धीरे जाकर ये दोनों विरोधी स्थितियां हैं, सामान्यतः अपन एक ही हाथ से लिखते हैं, अब वो इस हाथ से भी लिख सकता है, इस हाथ से तो लिखेंगे तो एक ही हाथ से, दोनों विरोधी प्रवृत्तियां हैं। धीरे धीरे आगे जाकर कुछ लेफ्ट हैंडेड हो जाते हैं और कुछ राइट। तो यहां पर वो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि इन दोनों विरोधी स्थितियों में सामंजस्य स्थापित करते हुए एक का विकास करते हैं। यानी बाद में जब वो बड़े होते हैं तो एक ही हाथ का प्रयोग ज्यादा करने लग जाते हैं और उसी हाथ के अनुसार उनको जाना भी जाया जाता है कि ये बाएं हाथ का है या दाएं हाथ का है, तो उस प्रकार से उसे जाना जाता है। इस विशेषता को इन्होंने क्या किया है, क्या कहा है, प्रोसिकल इंटरवीविंग। ये यूं कहते हैं कि ये चीज भी है जो बालक के विकास को प्रभावित करती है। अब ये हाथ का उपयोग है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आप देख लीजिए, हाथ का उपयोग आप इससे कर रहे हो, इससे करने लग जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु दो विरोधी स्थितियां, मान लीजिए कि बालक में एक तो आदर्श गुण आ रहा है, एक चोरी करने की तरफ भी वो आकर्षित हो रहा है। इन दोनों विरोधी स्थितियों में यदि तालमेल नहीं बैठा और मान लीजिए कि इन्होंने तालमेल बैठाकर चोरी वाली आदत को चुन लिया, तो बालक नकारात्मक दिशा में जाता है। और इस प्रकार की विशेषताएं, इस प्रकार की कार्य प्रणाली बालक में अक्सर दिखाई देती है। तो महत्वपूर्ण बात थी एक तो प्रोसिकल इंटरवीविंग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इनके सिद्धांत की एक चीज और बची है, छोटी सी एक शब्द है, उसका अर्थ में भी मैं आपको बता देती हूं। अगला क्या है, अगला है आत्मवियोजन। दूसरी बात है आत्मवियोजन। ये क्या है, बालक अपने आप को स्वयं संतुलित करता है, यानी स्वयं द्वारा नियंत्रण। ये क्या है, आत्मवियोजन। बालक छोटा शिशु है ना, सब माताएं सोचती है कि बच्चा जन्म के बाद रात को पूरी रात सोए ताकि वो भी आराम से सो जाए और दिन में वो उठकर खेलता रहे, रोए नहीं। परंतु बालक किसी की नहीं सुनता। बालक जो है वो नेचुरल तरीके से अपनी मर्जी से सोएगा और अपनी मर्जी से उठेगा। और धीरे धीरे बाद में भी कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई रात को पढ़ सकते हैं, सुबह नहीं उठा जाता। और कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठना बहुत अच्छा रहता है, सुबह अगर अपन जल्दी उठ जाते हैं तो अपना माइंड फ्रेश रहता है, बहुत अच्छा पढ़ा जाता है, मैं तो सुबह ही उठता हूं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोग देखे जाते हैं। तो ये सिर्फ उठने की बात नहीं है, ये बालक की सभी क्रियाओं की बात है कि एक व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं को स्वयं ज्यादा निर्देशित करता है, स्वयं से ज्यादा प्रभावित होती है उसकी क्रियाएं बजाय दूसरे के। और इस बात को उन्होंने क्या कहा है, आत्मवियोजन। तो यहां पर अपनों ने जो गैसेल द्वारा दिया गया सिद्धांत है उसके सभी तत्वों का अध्ययन किया और गैसेल ने अपने सिद्धांत में छोटी छोटी बातें बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं। एक तो आप ध्यान में रखेंगे क्या, तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। दूसरी बात, बालक के विकास को वंशानुक्रम, वातावरण प्रभावित करते हैं, साथ साथ समाज व संस्कृति का प्रभाव भी पड़ता है। तीसरी बात, भ्रूण का सबसे पहले हृदय विकसित होता है, उसके बाद तंत्रिका तंत्र और उसके बाद बाहरी अंग। और बालक जन्म के बाद मस्तकोदमुखी विकास करता है और साथ साथ निकट से दूर का विकास करता है। और इसके बाद इन्होंने 50 वर्षों के अध्ययन के बाद अपना सिद्धांत दिया था और अंत में दो विशिष्ट बातें, जो दो विशिष्ट शब्द इन्होंने दिया है जो इस सिद्धांत को प्रभावित करने वाले हैं, एक तो प्रोसिकल इंटरव्यूइंग और दूसरा आत्मवियोजन। और इसी के साथ गैसेल का सिद्धांत पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए सिद्धांत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।